स्टूडेंट्स नमस्कार एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डायोड रेक्टिफायर अपनों ने स्टार्ट कर रखा था और डायोड रेक्टिफायर के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर को कंप्लीटली अपनों ने पढ़ दिया है। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको बता दिया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, अगर उसको आप इनपुट में AC देते हो तो आउटपुट में आपको 0.45 यानी 45% DC आपको देगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसके अंदर आपको केवल पॉजिटिव साइकिल का ही रेक्टिफिकेशन होगा, नेगेटिव साइकिल का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि रिपल्स यानी कि AC के अंदर या DC के अंदर कुछ पार्ट जो AC का रह जाता है उसको रिपल्स कहते हैं। और रिपल्स के लिए मैंने आपको हाफ वेव में बताया था कि 1.21 रिपल फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। फिर मैंने आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो अपने पास में केवल 45% DC ही अपने को आउटपुट में दे पाता है, यानी कि केवल 0.45% ही DC अपने को प्राप्त होगी, जो कि कौन सा होगा, औसत मान होगा। और इनपुट जो होता है वो इसका RMS मान होता है, ठीक है। और आपको केवल एक ही डायोड का यूज़ करना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अब अपने आज की जो क्लास है उसमें अपने पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आज की जो क्लास है उसमें अपने पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आज अपने पढ़ने वाले हैं, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर से। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी ये पढ़ना है अपने को। देखो स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर आप 2 डायोड से भी बना सकते हो और फुल वेव रेक्टिफायर आप जो है वो 4 डायोड से भी बना सकते हो। तो अपने जो यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले 2 डायोड का यूज़ करेंगे जिसको अपने बोलेंगे सेंटर टैप, यानी सेंटर टैप टाइप एक हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ते हैं सेंटर टैप हाफ वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सिंपल भी आप बना सकते हो, लेकिन सेंटर टैप जो होता है उसके अंदर लोड पर जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। लोड पर जो DC धारा आपको मिलेगी उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, इसलिए सेंटर टैप का यूज सिंपल जो फुल वेव रेक्टिफायर है उससे ज़्यादा, सॉरी फुल वेव पढ़ने जा रहे हैं अपने, हाफ वेव नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें क्या क्या रिकमेंड है अपने को, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए डायोड। आपको डायोड चाहिए, और कितने डायोड चाहिए आपको? 2 डायोड इसके अंदर लगेंगे आपके, ठीक है। डायोड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल PN डायोड होना चाहिए। और इसके अंदर आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए आपको एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से ही आपने फुल वेव का क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। और ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है इसकी विशेषता ये है कि जो लोड होगा, लोड पर जो धारा होगी, धारा की दिशा एक दिशीय होगी। धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, एक दिशीय होगी, यानी कि लोड पर धारा की दिशा जो है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए अपने क्या करते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है उसके लिए, फिर अपने इसको डिटेल से पढ़ देंगे कि सेंटर टैप रेक्टिफायर किस प्रकार से काम करता है। तो ये आपके पास में एक डायोड है, ठीक है, और ये आपका लोड लग गया बीच में इस प्रकार से। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके ट्रांसफार्मर होगा जो अपने यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर। और ये इसका सेंटर टैप पॉइंट हो गया, यानी सेंटर पॉइंट हो गया जिसको टैप करना है अपने को। इस प्रकार से ये बन जाता है। और यहाँ पर आपका सेकंड डायोड लग जाएगा, 2 डायोडों का यूज़ करना है अपने को इसके लिए। तो ये जो होगा अपने पास में, इसको नाम दे देता हूँ मैं D1, और दूसरा जो डायोड है उसको नाम देता हूँ D2। ये है लोड रेजिस्टेंस RL। और यहाँ पर आपका एक ट्रांसफार्मर कंप्लीट बन जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एक तरीके से, और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। यहाँ जो आप ट्रांसफार्मर को इनपुट दोगे वो आपकी AC होगी। ये मैंने सेंटर टैप जो रेक्टिफायर है उसका सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया है। आप इसको समझ सकते हो इस प्रकार से कि D1 डायोड है,
फिर आपके पास RL लोड है और यहाँ पर जो डायोड है वो D2 है। इसको समझने के लिए अपने वही सेम चीज़ करेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड कैसे काम करते हैं, कौन फॉरवर्ड में रहता है कौन रिवर्स में रहता है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। जो आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की सहायता से आप जो रेक्टिफायर बना रहे हो उसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान फर्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि धनात्मक अर्धचक्र के दौरान। ठीक है, अपने बात कर लेते हैं धनात्मक अर्धचक्र के दौरान। तो कल वाली बात फिर सेम करते हैं अपने। धनात्मक अर्धचक्र के दौरान ये वाला भाग जो है ये पॉजिटिव होगा और ये वाला भाग जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सिंपली अपने बोल सकते हैं कि डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस पर और D2 जो है वो किस पर आएगा, रिवर्स बायस पर। यानी इस टाइम जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो आपका डायोड D1 जो है वो रहेगा फॉरवर्ड बायस, FB का मतलब है फॉरवर्ड बायस, और डायोड D2 जो है वो किस पर रहेगा, रिवर्स बायस पर। ठीक है, तो धनात्मक अर्धचक्र के दौरान जो D1 है वो किस पर रहेगा, वो रहेगा फॉरवर्ड बायस पर। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है अग्र अभिनति, और अग्र अभिनति का अर्थ ये हो गया कि ये रहेगा शॉर्ट, और शॉर्ट रहने का मतलब ये होगा कि इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। शॉर्ट रहने का मतलब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और D2 जो है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस पर। किस पर रहेगा, रिवर्स बायस, यानी कि ये रहेगा ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट की भांति। तो अपने क्या बोलते हैं, सेंटर टैप जो रेक्टिफायर है उसके अंदर से जब आपका D1 फॉरवर्ड बायस पर है तो करंट फ्लो कैसे करेगा, तो आपका जो करंट फ्लो है वो इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से होता हुआ और इस प्रकार से आपका करंट फ्लो करेगा। मैं ये बना रहा हूँ, आपको एरो से पता चल जाएगा। ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा आपका, कब, जब D1 फॉरवर्ड बायस पर होगा। जब D1 फॉरवर्ड बायस पर होगा तो आपका करंट फ्लो इस तरीके से करेगा, यानी करंट का पाथ ये होगा, कब, जब D1 फॉरवर्ड बायस पर है। जब D1 फॉरवर्ड बायस पर है तो D2 किस पर है, रिवर्स पर। तो यहाँ से इस लूप में से किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं करेगी। आपको डायरेक्शन जरूर देखनी है, लोड पर ये डायरेक्शन देखना। धारा की दिशा को एरो से शो करते हैं, तो मैंने यहाँ एरो शो कर दिया है। फिर अपने सेकंड बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। सेकंड अपने बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि ऋणात्मक अर्धचक्र अगर आता है। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हो गया, यानी ऋणात्मक चक्कर अगर आए तो आपका जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है वो कैसे काम करेगा। तो अपने क्या बोलेंगे, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, आपका डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। तो ये तो कब था, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D2 अब जो है आपका किस पर आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस पर। D2 किस पर आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस पर। कब, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। और आपका ये जो है ये किस पर आ जाएगा, रिवर्स बायस पर। एक बार आप इसको नोट जरूर कर लें ताकि आपको ध्यान में रहे। देखो ये जो यहाँ तक का जो केस है, अभी अपनों ने सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल देखा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखोगे धनात्मक चक्कर आते ही जो आपका D1 है वो फॉरवर्ड पे रह जाएगा और D2 है वो रिवर्स पे रह जाएगा। यानी D1 करंट फ्लो करेगा और D2 करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको मैंने वहाँ दिखा दिया है, D1 करंट फ्लो कर रहा है और D2 नहीं कर रहा है। तो अपने यहाँ लिख भी सकते हैं कि D1 जो है वो ऑन है और D2 जो है वो क्या है, ऑफ है। D2 जो है वो क्या है, ऑफ है। किस कंडीशन में, जब आपका धनात्मक अर्धचक्र आता है। ठीक है, और अगर अपने ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें तो ऋणात्मक अर्धचक्र में जस्ट उल्टा होगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही क्या होगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही आप देखेंगे जस्ट उल्टा वर्क करेगा आपका। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे काम कर रहा था, अब नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आता है तो आप इसको समझना कैसे वर्क करेगा। ये देखो, तो जैसे ही आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या हुआ कि ये आपका नेगेटिव बन गया और ये वाला भाग क्या बन गया, पॉजिटिव। ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान ये नेगेटिव बना और ये क्या बना, पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव बना ये पॉजिटिव बना तो अपने क्या बोलेंगे कि D1, अब देखो ये P भाग नेगेटिव से जुड़ गया, इसका मतलब ये किस पर आ जाएगा, रिवर्स बायस पर। और रिवर्स बायस का मतलब D1 से अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। D2 किस पर आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस पर। D2 किस पर आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस पर। अब आपका D2 फॉरवर्ड पे आएगा तो आपका करंट जो है वो इस प्रकार से फ्लो करेगा डायोड से होकर।
इस प्रकार से आपका करंट फ्लो करेगा। तो आप देखो पहले जब D1 ऑन था तब भी धारा की दिशा यही थी, और जब D2 ऑन है तब भी धारा की दिशा यही है। तो लोड पर धारा की दिशा को एक समान बनाए रखने के लिए सेंटर टैप प्रकार के वेव का फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर में और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर होता है। यही अंतर होता है कि सेंटर टैप रेक्टिफायर में धारा की दिशा लोड पर एक समान होती है, जबकि सिंपल जिसमें सेंटर टैप नहीं होगा उसमें धारा की दिशा लोड पर एक समान नहीं होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान धारा की दिशा ये होगी, तो नेगेटिव में धारा की दिशा ये होगी। और एक और बात बोल सकते हैं, जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होगा ये थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसमें एडिशनल क्या आ गया, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा आपको अलग से, इसलिए ये थोड़ा महंगा है। किससे? सेंटर सीधे सिंपल जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उससे। तो अपनों ने देखा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 जो डायोड है वो किस पर है? रिवर्स बायस पर, इसका मतलब ये ओपन है, ठीक है। और D2 जो है वो किस पर है? फॉरवर्ड बायस पर, इसका मतलब ये शॉर्ट है, शॉर्ट है। तो अपने क्या बोलेंगे कि D1 जो है वो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, और D2 जो है वो क्या रहेगा? ऑन रहेगा। उस बिल्कुल उल्टा हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में आपका D1 ऑन था, और रिवर्स बायस में D2 ऑन हो गया। जब इसी कार्य प्रणाली को अपने ग्राफ के रूप से देखेंगे तो देखो कैसे बनेगी ये। इसका एक ग्राफ बना लेते हैं अपने, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ग्राफ बनाता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास AC है, इस प्रकार से मैंने AC दे दिया है, ठीक है, वेवफॉर्म के रूप में। जब आप लोग AC इसको देंगे तो आपको पता है ये रेक्टिफिकेशन करेगा और DC बनाएगा। तो DC बनाएगा तो कैसे काम करेगा देखना, मैं यहाँ बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे, ये देखो ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और अपने पास बना लेते हैं, और ये कंप्लीटली इसकी आउटपुट कैसी बनेगी आप देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको आपको, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देखो भाई, ये आपके पास था धनात्मक चक्र, ये कौन सा था? धनात्मक चक्र। और ये कौन सा था? ये था ऋणात्मक चक्र। यानी कि ये आपके पास पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है AC का, और ये भी कौन सा है? पॉजिटिव साइकिल है। जब आप, ये इनपुट है आपकी, AC इनपुट दिया आपने, तो जब धनात्मक चक्कर आया, यानी कि धनात्मक चक्कर के दौरान आपका एक ही डायोड ऑन था। कौन सा डायोड ऑन था? सिर्फ D1 यहाँ पर ऑन था, और D2 क्या था? ऑफ था। आगे बात समझ में? फिर यहाँ पर कौन ऑन हो जाएगा? D1 ऑन हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव साइकिल में एक समय में एक ही डायोड काम करेगा, कौन सा? ये वाला। यानी इस समय केवल D1 काम करेगा, D2 ऑफ, D1 ऑन। तो अपने क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगी इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगी, यहाँ फिर मिलेगी। ये सिर्फ कौन से चक्कर की बात हो रही है? ये सिर्फ हाफ साइकिल की बात हो रही है। वो भी कौन से हाफ साइकिल की? पॉजिटिव हाफ साइकिल की। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि ऋणात्मक चक्र में देखेंगे, ऋणात्मक चक्र, तो ऋणात्मक चक्र के दौरान अगर आप देखेंगे तो D1 तो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, और D2 क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो इस समय तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपका D1 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक समय में केवल एक ही डायोड काम करेगा, तो आपको इस प्रकार से आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब AC का आधा चक्र आया यानी धनात्मक चक्र आया तो D1 ऑन हो गया, तो जहाँ D1 ऑन होगा वहाँ पर आउटपुट मिलेगी, और D2 जहाँ पर होगा वहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड पे था और ये रिवर्स बायस पे था। ऊपर लिखा भी है मैंने, D1 फॉरवर्ड पे और D2 रिवर्स पे। फॉरवर्ड पे है तो आउटपुट मिलेगी, रिवर्स पे है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइकिल आया तो D1 किस पर हो गया? रिवर्स बायस पर। तो नेगेटिव साइकिल आया तो D1 ऑफ हो गया। जब D1 ऑफ हो गया तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, और D2 ऑन हो गया तो आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो आपको आउटपुट ऐसे मिली। जब पूर्ण चक्र की बात करें, यानी फुल साइकिल के दौरान, फुल साइकिल की अगर बात करें तो फुल साइकिल के दौरान क्या होगा? यहाँ पर आपका D1 ऑन होगा, यहाँ पर D2 ऑन होगा, और यहाँ पर फिर D1 ऑन हो जाएगा। तो यहाँ कौन ऑन था? D1 ऑन। यहाँ ऑन कौन था? D2 ऑन। और यहाँ कौन था? D1 ऑन। तो अपने क्या बोलेंगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसकी आउटपुट आपको ये मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, पूरा मिलेगा, नेगेटिव साइकिल आपको नहीं मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं अपने, जिसमें 2 डायोड चाहिए, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर चाहिए, और लोड पर धारा की दिशा एक दिशीय हो, इसलिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जब AC इस पर अप्लाई करेंगे अपने, तो पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस पे रहेगा, नेगेटिव साइकिल में D2
फॉरवर्ड बायस पे रहेगा, तो जो फॉरवर्ड पे रहेगा वही करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि धनात्मक चक्कर में D1 ऑन था इसलिए आउटपुट मिल गई, D2 ऑफ था इसलिए आउटपुट नहीं मिली, D1 ऑन था इसलिए आउटपुट मिल गई। ऋणात्मक चक्कर में D1 ऑफ है इसलिए आउटपुट नहीं मिलेगी, D2 ऑन है इसलिए आउटपुट मिल जाएगी। और पूरे चक्कर की बात करें तो एक बार D1 ऑन होगा, दूसरी बार D2 ऑन होगा, तीसरी बार फिर D1, फिर D2, फिर D1, फिर D2। तो पूरे साइकिल के दौरान आपको चक्कर मिल रहा है। देखो पूरा साइकिल है AC का और ये पूरा साइकिल आपको DC का मिल गया, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग DC होती है और उसमें आपको पूर्ण चक्कर मिलेगा, और हाफ वेव में सिर्फ आपको हाफ साइकिल मिल रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण चक्कर दिष्टकारी या पूर्ण वेव दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरे तरंग का क्या कर रहा है, ये दिष्टकरण कर रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे और समझाता हूँ कि इसमें कैसे जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म बनती है, वेवफॉर्म तो आगे सॉरी, कैसे इसमें जो RMS मान क्या होगा या इसकी दक्षता क्या होगी या इसमें रिपल फैक्टर क्या होगा, वो चीज़ें और अपने लिख देते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हो यहाँ पर ठीक है भाई। तो अपने इसको आगे और पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। सेंटर टैप के अंदर पढ़ रहे हैं अपने, आप देखो भाई। अब सेंटर टैप में अपने पढ़ते हैं कि इसके अंदर अगर IRMS देखें तो IRMS क्या होगा, IM इंटू 0.707, यानी ये तो AC इनपुट हो गई आपकी, इनपुट के रूप में दोगे आप IM इंटू 0.707, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इनपुट है, ये क्या है इनपुट, ठीक है। अगर आउटपुट की बात करें तो इसकी आउटपुट क्या होगी, देखो इसकी आउटपुट DC की बात करें तो आउटपुट DC क्या होगी, देखो IDC बराबर, अगर हाफ वेव की अपनों ने देखी तो कितनी आई थी, हाफ वेव की अपने पास आई थी IRMS इंटू में 0.45। आप लोगों को याद हो तो आपकी IDC आई थी IRMS इंटू 0.45 या 0.45 इंटू IRMS। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं तो ये IDC कितनी हो जाएगी, IDC यहाँ पर हो जाएगी आपकी 0.90, कितनी हो जाएगी 0.90 इंटू IRMS, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि DC आउटपुट जो होगा वो 90.90 होगा किसका, AC का। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि जो DC आउटपुट होगी वो आपकी AC की कितनी होगी, 0.90 होगी। यहाँ से आप लिख सकते हो ऐसे 0.90 होगी। देखो एक डायोड काम करेगा तो 0.45, अगर यहाँ देखो एक डायोड काम कर रहा है तो जब एक डायोड काम किया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 0.45, दूसरा डायोड काम किया तो 0.45, तो टोटल चक्कर के दौरान कितना हो जाएगा, 0.90 आपकी हो जाएगी। दो डायोड काम कर रहे हैं एक चक्कर में, जब दो डायोड काम करेंगे तो आपकी आउटपुट भी दुगनी हो जाएगी पहले से। पहली आउटपुट कितनी थी, 0.45 थी, अब कितनी हो जाएगी 0.90, क्योंकि दो डायोड काम कर रहे हैं। अगर बात करें अपने इसके औसत मान की, IDC का औसत मान, ये तो RMS मान हो गया, अगर इसके औसत मान की बात करें IDC का तो वो हो जाएगा, कल अपन ने देखा था IM इंटू 0.318, ये हाफ साइकिल का था, प्लस IM इंटू 0.318, क्योंकि आपके पास दो चक्र है। देखो ये धनात्मक में होगा, ये ऋणात्मक में होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो IDC कितनी आ जाएगी अपने पास, IDC आ जाएगी IM इंटू 0.636, ये IDC आपकी एवरेज वैल्यू आ गई, किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू जो है वो आएगी IM इंटू 0.636। देखो दोबारा से रिपीट करते हैं अपने, अगर सिंपल और देखें तो आप इतना याद रख लेना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं आपको, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर सिंपल लिखना चाहें तो आप सीधी सीधी बातें लिख सकते हो जो आपको याद रखनी है। सीधी बातें मतलब ये हो गया कि RMS मान जो मिलेगा आपको DC का वो कितना मिलेगा, IM इंटू 707 इनपुट। अगर आपको एवरेज देखें, एवरेज मिलेगी तो वो मिलेगी IM इंटू 0.636, ये आपको आउटपुट मिलेगी। ये आउटपुट क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको पता है एक चक्कर का कितना था, कल मैंने आपको बताया था जब एक चक्कर हुआ तो 0.318 आया था अपना, एक चक्कर के दौरान 0.18 औसत मान मिलेगा। तो दो चक्कर आपका फुल साइकिल हो गया, यहाँ पर जब साइकिल पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0.636, यानी 3.18 को सॉरी 0.318 को आप जोड़ोगे तो आपका 0.636 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपने बात करें कि
DC कितनी मिलेगी आपको, तो DC आपको मिलेगी 0.90 किसका, AC का, यानी कि अगर आपको 100 AC दोगे तो 90 वोल्ट DC आपको मिल जाएगी, कौन सी, पल्सेटिंग, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि RMS ये तो हो गया, या अपने बोलते हैं DC मिलेगी 90%, कितनी परसेंट मिलेगी, 90% किसका, AC का, किसके अंदर, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। फिर अपने इसकी बात करते हैं दक्षता, किसकी बात करते हैं, दक्षता यानी एफिशिएंसी। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात करें तो आपको पता था एक डायोड के लिए 40.6 थी, प्लस 40.6, 2 डायोडों की टोटल कितनी हो जाएगी, 81.2%, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, 81.2% होती है। फिर आप देखेंगे दक्षता के बाद में मैंने आपको बताया था रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर को बोलते हैं उर्मिका गुणांक। क्या बोलते हैं, उर्मिका गुणांक। तो उर्मिका गुणांक अगर आप देखोगे तो इसका उर्मिका गुणांक आ जाता है 0.48 इसका उर्मिका गुणांक होगा, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। दोबारा से रिपीट कर देते हैं अपने, RMS मान मिलेगा पीक वैल्यू का 0.707, एवरेज वैल्यू मिलेगी पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की 0.636, DC कितनी मिलेगी, 90% मिलेगी AC का। अगर DC परसेंट में देखें तो 90 मिलेगी, वरना 0.90 भी आ सकता है। दक्षता कितनी होगी, 40.6 प्लस 40.6 यानी कि 81.2%। और ट्रिपल फैक्टर यानी कि AC पे DC में AC के जो अवयव होंगे उनका फैक्टर कितना आएगा, 0.48। ये ट्रिपल फैक्टर हो जाएगा कौन से रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, अगर और डिटेल से आप समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, वरना एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है। कोई भी एग्जाम आपसे ये नहीं पूछता है कि डेरिवेशन करके बताओ कि ये कहाँ से आया। बस आपको याद रखना है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी दक्षता कितनी है, उसका आउटपुट कितना है, 90% है इनपुट का, और उसके अंदर RMS मान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 636 या 707 मिलेगा। इसकी दक्षता कितनी होती है, 81.2% होती है। सेंटर टेप का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि धारा पर एक दिशा करने के लिए दिशा को, ठीक है। या पूछते हैं कि सेंटर टेप का अवगुण क्या है, तो सेंटर टेप का अवगुण ये है कि सेंटर टेप क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर आपको अतिरिक्त लगाना पड़ रहा है। कौन सा ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो ये आपका कंप्लीट होता है सेंटर टैप प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर। अब अपने पढ़ते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। एक बात और याद रखना, रेक्टिफायर जो होता है उसकी, इसको हिंदी में बोलते हैं सेतु दिष्टकारी। हिंदी में बोला जाता है सेतु दिष्टकारी। रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है वो आप याद रखना पल्सेटिंग होती है, स्पंदित DC होता है, उसको प्योर DC में बदलने के लिए फिल्टर सर्किट यूज करेंगे। इसके बाद अपने फिल्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको कितने डायोड चाहिए, सबसे पहले इसमें आपको डायोड चाहिए कितने, 4। ब्रिज रेक्टिफायर में आपको 4 डायोड चाहिए, और एक समय में केवल 2 ही डायोड काम करेंगे। इसका सर्किट बना लेता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
ये आपके पास में ब्रिज बना दिया है मैंने रेक्टिफायर का, याद रखोगे आप लोग इसको। कुछ चीज़ें इसमें भी ध्यान रखने लायक हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर जो होगा इसमें ये जो पॉइंट होता है और ये जो पॉइंट होता है, ये सिरा जो होगा इसको एसी सिरा बोला जाता है। इस प्रकार से ये जो सिरा है ये एसी सप्लाई के साथ जुड़ेगा आपका, ये एसी सिरा हो गया। और ये जो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं दो, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। तो ये जो सिरा है ये DC सिरा होगा, जिसमें ये डायोड का नेगेटिव पार्ट है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये कौन सा है पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ से नेगेटिव सप्लाई अपने को मिलेगी। ये ध्यान रखना आपको, जिस साइड नेगेटिव सप्लाई है वहाँ से आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी, और जिस साइड पॉजिटिव सप्लाई है वहाँ से आउटपुट नेगेटिव मिलेगी। ये मैंने एक सर्किट बना दिया है डायोड रेक्टिफायर का, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया अपनों ने। ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है उसको अपने देख लेते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर है आपका, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। लोड रेजिस्टेंस है, ये बोल देता हूँ मैं, आपके पास में डायोड है D1, ये है D2, ये D3 है और ये D4 है। 4 डायोड लगे अपने, D1, D2, D3 और D4। ये जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है ये DC सिरा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये सिरा जो है वो AC सिरा है। यानी जहाँ पोलरिटी चेंज होगी वो AC होगा, जहाँ सेम पोलरिटी होगी वो DC सिरे होंगे अपने पास डायोड के अंदर, ठीक है, रेक्टिफायर के अंदर। ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम बन गया ब्रिज रेक्टिफायर का। कौन से रेक्टिफायर का? ब्रिज रेक्टिफायर का। अब अपने देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को काम करने के लिए वही सेम टू सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे अपने। तो पहले अपने देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान, धनात्मक अर्ध चक्र AC अपने पास यहाँ पर है। जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो अपने पास क्या होगा वो चीज़ अपने वहाँ पर बना लेते हैं। देखो ये मैं सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, सेम टू सेम डायोड दोनों बना लेते हैं अपने, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ये चीज़। ये आपका डायोड है, ये बन चुका डायग्राम आपका धनात्मक चक्र। कौन सा चक्र है? धनात्मक चक्र है, AC का धनात्मक चक्र। जब AC का पॉजिटिव साइकिल आता है तो डायोड कैसे काम करते हैं अब आपको देखना है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना भाई, सारे डायोड की वर्किंग समझ में आ जाएगी। देखो भाई ये डायग्राम तो मैंने बना दिया, इसी डायग्राम को यहाँ बता देता हूँ। देखो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो इसका अर्थ हो गया कि ये भाग बन गया पॉजिटिव और ये भाग बन गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव भाग बन गया, ये नेगेटिव। इसका अर्थ है ये वाला पॉजिटिव बन गया और ये वाला भाग क्या बन गया? नेगेटिव। कैसे काम करता है डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में? तो आप देखो ये पॉजिटिव है तो ये डायोड जो है इसका ये P भाग है और पॉजिटिव के साथ जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड में आ गया, ये फॉरवर्ड में आ गया तो ये करंट फ्लो करेगा। यानी ये डायोड जो है आपका ये कौन सा है? D2 डायोड है और ये कौन सा है? D3 डायोड है। D2 और D3 दोनों ही फॉरवर्ड में आ गए। जब दोनों डायोड फॉरवर्ड में जुड़ जाएंगे तो आपकी करंट जो है वो ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगी। यहाँ से इस डायोड में से ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। कब? जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। इस प्रकार से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आ गया तो धारा की दिशा जो है मैं एरो से शो कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी बार एग्जाम में ये सीधा पूछ लेता है। इस प्रकार से आपकी करंट फ्लो करेगी। फिर इस डायरेक्शन में आप देखो दूसरा डायोड आ गया D3, तो D3 फिर अपने पास इस प्रकार से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट यहाँ से होती हुई
अपना मार्ग जो है वो ये कंप्लीट कर जाती है, ठीक है, और यहाँ से फ्लो करती है आपकी करंट, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन देखो आप देख रहे हो इस प्रकार से जाएगी, D2 से होती हुई लोड यानी कि RL में आ जाएगी, लोड रेजिस्टेंस से होती हुई फिर D3 में जाकर फिर वापस आपकी करंट जो है वो ऐसे अपना पाथ पूरा कर लेती है। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D2 और D3 ये दोनों किस पर रहते हैं, फॉरवर्ड बायस पर, दोनों किस पर रहते हैं, फॉरवर्ड बायस पर। इसका अर्थ ये दोनों रहेंगे ऑन, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, ऑन। और D1 और D4 ये दोनों किस पर रहेंगे, रिवर्स बायस पर, इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, ऑफ। आगे बात समझ में ये। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक समय में केवल 2 ही डायोड जो है वो जुड़ते हैं और दोनों किस पर रहेंगे, फॉरवर्ड बायस पर। तो कौन कौन से जुड़ते हैं, विपरीत, परस्पर विपरीत डायोड जुड़ते हैं, ध्यान रखना। पहले ये जुड़ा तो इसके विपरीत में ये होगा D3, तो D2 और D3 जो है वो फॉरवर्ड में रहेंगे और ये दोनों ही करंट फ्लो करेंगे, यानी ये भी फॉरवर्ड बायस पे और ये भी फॉरवर्ड बायस पे। ये ऑन है तो ये भी क्या रहेगा, ऑन। और D1 और D4 ये दोनों ऑफ रहेंगे, कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने ऋणात्मक चक्र के दौरान, दूसरा अपने बात करते हैं कब, ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आपका आएगा तो आपके ये दोनों डायोड काम नहीं करके आप कौन से करेंगे, D1 और D4 काम करेंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर अपने सर्किट बनाना चाहें तो अपने बनाएंगे कि आपके सिर्फ 2 ही डायोड काम करेंगे, कौन से, अब एक डायोड तो आपका ये काम करेगा, जो यहाँ वाला डायोड है वो काम करेगा, और दूसरा जो आपका डायोड है वो काम करेगा इसके बिल्कुल सामने वाला, जो यहाँ वाला डायोड है वो काम करेगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है भाई। ये डायोड जुड़ जाएगा इस प्रकार से और यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा RL। अब आपकी धारा जो है वो इधर से होती हुई यहाँ से फिर ये देखो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। फिर अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ होंगी वो साफ कर लेंगे। ये ऋणात्मक चक्र, ऋणात्मक चक्र, तो ऋणात्मक चक्र देखेंगे अपने, तो ऋणात्मक चक्र में ये वाला भाग तो नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये वाला भाग पॉजिटिव होगा तो आपका जो आपका डायोड है वो ऐसे काम करेगा इस प्रकार से। देखो भाई, ये आपका करंट की डायरेक्शन अब हो जाएगी ऐसे। अब देखो भाई, ये आपका डायोड था D1 और ये डायोड था D3, D1 और D3। अब आपका ऋणात्मक हाफ साइकिल आया, तो ऋणात्मक हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, ऋणात्मक हाफ साइकिल के दौरान आप देखेंगे कि D1, देखो ये पॉजिटिव बना तो धारा की डायरेक्शन अब आपकी ये होगी, ये आपकी धारा की दिशा होगी। अब कब, जब आपका कौन सा साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। ये लोड पर धारा की डायरेक्शन देखो पहले भी यही थी, अभी भी यही है, तो लोड पर धारा की दिशा चेंज नहीं होती है, किस में, ब्रिज रेक्टिफायर में। इस प्रकार से आपकी करंट जो है वो लगातार फ्लो करेगी। अब आपका ये डायोड जुड़ जाएगा और यहाँ आपकी करंट वापसी कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई कब, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ठीक है। तो अपनों ने देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 और D3 फॉरवर्ड बायस पर थे यानी ऑन थे, और नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आपने देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 जो हैं वो तो रहेंगे किस पर, फॉरवर्ड बायस पर, फॉरवर्ड बायस पर रहेंगे। इसका मतलब ये रहेंगे ऑन, और D4 है ये डायोड, ये D4 है, ये देखो D4 है यहाँ पर। तो D4 और D1 D4 फॉरवर्ड बायस पे, D2 और D3 जो हैं
वो रिवर्स बाइस पे रहेंगे, इसका मतलब ये रहेंगे ऑफ, इस पे किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इनकी अपने वेव फॉर्म पढ़ते हैं तो आधा चक्कर आपको इसके कारण मिलेगा, आधा चक्कर आपको इसके कारण मिलेगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। क्या कि अगर इसकी आउटपुट देखें अपने ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट कितनी होगी आपकी, ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट आपकी होती है वही सेम टू सेम 90%। कितनी होती है 90% किसका, एसी का, या 0.90 किसका, एसी का, ठीक है। ये डीसी हो गई। और इसकी दक्षता अगर आपने देखें तो इसकी दक्षता भी कितनी होती है 81.2%, 81 पॉइंट कितनी होती है 2%, ठीक है। लेकिन आपको इसमें याद रखना है फुल वेव रेक्टिफायर में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, यहाँ लिख देता हूँ, रिपल फ्रिक्वेंसी। क्या बताई थी, रिपल फ्रिक्वेंसी यानी रिपल आवृत्ति। उसमें मैंने आपको बताया था हाफ वेव में रिपल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी का मान होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ आर का मान होगा 2 × एफ, यानी कि सप्लाई आवृत्ति का 2 गुना। जो आपकी रिपल फ्रिक्वेंसी होगी वो सप्लाई आवृत्ति की दुगनी होगी, किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर इसकी वेव फॉर्म बनाए तो भी बना सकते हो आप, वेव फॉर्म आप इसकी बना सकते हो। देख लो एक बार, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। अब देखो इसमें अगर वेव फॉर्म बनाना चाहिए तो अपने बना सकते हैं, कैसे इसकी वेव फॉर्म बनती है वो भी समझ लो, फिर अपने इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर वेव फॉर्म आप देखोगे इसकी, तो इस प्रकार से इसकी वेव फॉर्म बनेगी। ये आपका एसी, ये आपकी एसी हो गई। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल था, तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड कौन सा ऑन हुआ था, D2 और D3। देखो पॉजिटिव साइकिल में D2 और D3 ऑन था, इसलिए आपको आउटपुट मिल गई। फिर नेगेटिव साइकिल आया तो नेगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड ऑन हो गया, नेगेटिव साइकिल में आपका वापस कौन हो गया, D1 और D4। फिर वापस पॉजिटिव साइकिल आया तो कौन हो गया, D2 और D3। देखो पॉजिटिव साइकिल एसी का आता है तो D2 D3 ऑन हो जाते हैं, आपको आउटपुट मिल जाती है। नेगेटिव साइकिल आता है तो D1 D4 ऑन हो जाते हैं, तो फिर आपको आउटपुट मिल जाती है। D2 D3 फिर ऑन हो जाते हैं, कब, जब पॉजिटिव साइकिल आता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया 360 का आपका। जब 360 का एक चक्कर पूरा हो गया तो आपको आउटपुट कितनी मिल जाएगी, 90% मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 90%। और एसी की बात करें अपने, तो एसी वही सेम टू सेम कितनी दोगे आप, 0.707 दोगे। किसका, आरएमएस मान, पीक वैल्यू है वो आरएमएस मान होगा। अब आरएमएस मान जो निकलेगा वो पीक वैल्यू का 7.07 निकलेगा। और अगर औसत मान निकलेंगे अपने तो आईएम का कितना आ जाएगा, 0.636, वो सेम वही फुल वेव वाला। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में उसकी दक्षता सेम रहती है, उसकी भी 80.2, इसकी भी 81.2। डीसी आउटपुट फुल वेव में और ब्रिज रेक्टिफायर में 90% ही मिलेगी, सेम टू सेम, ठीक है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि उसमें आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो महंगा है। इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, केवल 4 डायोड ही लगेंगे आपके, इसलिए ये सस्ता है और सस्ता भी है और इसकी दक्षता भी अच्छी है। किससे, ट्रांसफार्मर वाले से, इसलिए इसका यूज आज के समय में ज़्यादा करते हैं। किसका, रेक्टिफायर का। और एक चीज़ और याद रखोगे आप लोग, रेक्टिफायर आज अपना खत्म होने वाला है। एक चीज़ और याद रखोगे आप लोग, रेक्टिफायर खत्म होने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर की आउटपुट जो होती है, रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग डीसी होती है। पल्सेटिंग डीसी होती है, प्योर डीसी नहीं होती है। अगर आप प्योर डीसी इससे प्राप्त करना चाहते हो तो प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए जो आपका रेक्टिफायर है उसके साथ में फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। फिल्टर सर्किट अपने आगे पढ़ेंगे, जस्ट कल की क्लास में आप लोग फिल्टर सर्किट अपने कल के बाद पढ़ेंगे, पहले अपने डायोड पढ़ेंगे, कितने टाइप के डायोड हैं, उसके बाद फिल्टर पढ़ेंगे। फिल्टर या एक कैपेसिटर अगर इसके पैरेलल में लगा दिया जाए तो आपको लगभग प्योर डीसी प्राप्त हो जाती है। कब, जब आप रेक्टिफायर के साथ में क्या लगा दोगे, एक कैपेसिटर लगा दोगे। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी आप सभी को। ये टेबल जो है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा आपके पास में है ब्रिज रेक्टिफायर। तीनों के अंदर कंपैरिजन है, जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि कितनी कितनी ये पीक वोल्टेज लेंगे, इनकी दक्षताएं कितनी हैं, इनके अंदर फ्रिक्वेंसीज कितनी हैं और ये कितनी आउटपुट अपने को प्रदान करेंगे, ठीक है। ये सारणी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग इस सारणी को उतार लीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो आपको सारणी दिखाई दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारणी को आप लोग उतारिए और इस सारणी को कंप्लीट करने के बाद में अपने क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इसका। और आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको रेक्टिफायर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि रेक्टिफायर की एप्लीकेशंस क्या होती है तो आप सिंपली बता सकते हैं कन्वर्टर के रूप में रेक्टिफायर का यूज किया जा सकता है, या रेक्टिफायर को AC से DC में बदलने के लिए काम कर सकते हैं। रेक्टिफायर का यूज आप लोग जो हैं मोटर जो पैनल बोर्ड होते हैं उनमें AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हो, एज ए क्लिपर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग रेक्टिफायर का यूज कर सकते हो। इन चीज़ों में एप्लीकेशन है ये रेक्टिफायर की। क्लास ख़त्म होने के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं संभव हो सकता है होगा तो डेली की क्लास अपलोड करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा संभव नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। और जो लेवल मैं आपको करवा रहा हूँ वो लेवल बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप ये टेबल उतार लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।